स्टार्ट। अच्छा जी, सो दिस इज सोल ट्रेडर क्वेश्चन नंबर 3 which is from October November 2017 paper 2 variant 2। सवाल पढ़ते हैं। Ross is a sole trader who owns a business selling computer equipment. He prepared the following income statement for the year ended 31st March 2017 which contained errors। अब ये क्या कह रहा है कि errors इसके अंदर इस income statement के अंदर मौजूद है। income statement उसने दे दी है बट इसके अंदर errors मौजूद है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसने सबसे पहले रेवेन्यू दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स, देख रहे हो अब फॉर्मेट याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें, अगर किसी को आउटवर्ड इनवर्ड का फर्क नहीं पता होगा वो बोलेगा ये ठीक है, जबकि गलत है। क्यों? आउटवर्ड रिप्रेजेंट्स परचेज रिटर्न, और जबकि यहाँ रेवेन्यू के नीचे क्या आना चाहिए? रेवेन्यू के नीचे सेल रिटर्न आना चाहिए। तो ये गलती है और उसने कह दिया कि इट कंटेन्ड एरर्स, तो हमने देखते ही पहचान लिया कि ये गलती है। इन्वेंट्री दी हुई है कौन सी, जरा फोकस करो। 31 मार्च 2017 की, भाई 31 मार्च 2017 तो एंडिंग डेट है, अकाउंटिंग ईयर एंड 31 मार्च 2017 को हो रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री उठा के दे दी उन्होंने, ये भी गलती है। ओपनिंग इन्वेंट्री जानी चाहिए थी और ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे उठा के दे दी। ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे उठा के दे दी, जहां क्लोजिंग होना चाहिए था वहां ओपनिंग दे दिया, जहां ओपनिंग होना चाहिए था वहां क्लोजिंग दे दिया। परचेजेस सही गिवन है। कैरेज आउटवर्ड्स गलत दे दिया। क्यों भाई? कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस होता है, तो उसको एक्सपेंस में लेके जाना था। कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आता है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो एक्सपेंस के अंदर जाता है। क्रॉस प्रॉफिट निकाला इन्होंने, जो कि जाहिर सी बात है गलत होगा। प्रॉपर्टी रेंटल पेड, पेड से क्या मतलब है? जो पैसा पे किया वो रिकॉर्ड हो गया। अगर तो कोई अक्रूवल या प्रीपेमेंट है तो ये अमाउंट भी गलत हो जाएगी, तो एडजस्टमेंट पढ़ के पता चलेगा। फिर क्या देखो, रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस में डाल दिया। भाई रिटर्न इनवर्ट का काम तो यहाँ था जहाँ पे हमने रिटर्न आउटपुट डाला हुआ था, यहाँ रिटर्न इनवर्ट को लेके जाना था। ड्रॉइंग्स इनकम स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं, उसको उठा के यहाँ एक्सपेंस में डाल दिया। हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रैवल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस एंड शॉप फिटिंग की। अच्छा, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, सही है गलत है वो एडजस्टमेंट पढ़ के पता चलेगा। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं हुआ तो हम ये कंसीडर करेंगे कि सही है, अगर एडजस्टमेंट में कुछ हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे। और फिर शॉप फिटिंग की सवाल है। उठा के। हम्म। अगर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिटर्न इनवर्ट्स की, तो हम कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, 1240 या 440? भाईजान भाईजान भाईजान, ये तो 445 रिटर्न आउटवर्ड्स, दिस इज परचेज रिटर्न, दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न, दिस इज नॉट रिटर्न इनवर्ड्स। तो आप रिटर्न इनवर्ड्स को रेवेन्यू के नीचे लिखोगे और रिटर्न इनवर्ड्स की वैल्यू तो यही है 1240, और परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना चाहिए था, तो उसको आप 440 से रिकॉर्ड करोगे। ओ अच्छा, सही है। शॉप फिटिंग्स की फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठा के पूरी डाल दी, ये भी एक गलती है। सिर्फ चार्ज फॉर एयर जाना चाहिए, उसने पूरा उठा के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाल दिया। तो इसने लिटरली ऐसे एरर्स किए हैं जो कि बच्चे भी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए करते हुए आते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स दैट स्टूडेंट्स डज मेक इन देयर पेपर। वो भी इस तरीके की भोंगियां मारते हैं कि ड्राइंग को एक्सपेंस में लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर भंड मार दिया। अगर रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का फर्क नहीं पता, तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो इसने करी है। मतलब काफी बच्चे शायद अगर देखें तो उसको पहचान भी नहीं पाते कि यार, वो पूछेंगे कि सर इसमें मिस्टेक क्या है, सही तो हुआ भाई फला, सारे नहीं लेकिन कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं कि ये तो सही है, जबकि वो एक्चुअल में गलत है। और कुछ की तो नजर ही ऐसी नहीं होती कि वो देख के पहचाने। अब जैसे ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है 31 मार्च 2017, ये तो मैंने आपको बताया ना कि भाई यहाँ पे देखो ये एंडेड 31 मार्च 2017 है, तो 2017 की इन्वेंट्री परचेजेस से ऊपर कैसे लिख दी? वहां पे तो ओपनिंग 1 अप्रैल 2016 की इन्वेंट्री आनी चाहिए थी। तो आपने चीजों को जब खासतौर पे एरर्स उसने कह दिए, तो आपको यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप हर चीज को फिर एनालाइज करते हुए देखो। The following notes also need to be taken into account when correcting the income statement. Revenue include goods sent on sale or return basis to a customer who has not yet accepted the goods. The goods cost 2500 and had been invoiced for 4000. This is a very common adjustment. I believe हमने एक सवाल या शायद दोनों सवाल जो किए उसके अंदर एक ऐसी एडजस्टमेंट आई थी। तो भाई आपने फजूल में अपने रेवेन्यू को बढ़ाया हुआ है। आपने अगर गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड इट एज रेवेन्यू अनटिल अनलेस द कस्टमर हैज कंफर्म्ड। तो अभी आपने अगर इसको अपने पास रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप इस एडजस्टमेंट की वजह से रेवेन्यू को 4000 से कम करोगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी, जो कि आपके पास कितनी है, 23,400, गलत जगह रिटर्न है लेकिन अमाउंट तो यही है ना, उसको आप 2500 से जो गुड्स की कॉस्ट थी उससे क्या करोगे, उससे बढ़ा लोगे, +25। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे फिर भाई? The appreciation on shop fittings for the year ended 31st March 2017 is 1490 and had been entered in the books of accounts। कहता है कि 1490 आपकी डेप्रिसिएशन थी। तो यानी कि यहाँ जो आपने 3320 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1490 इंक्लूडेड है। बट
आज भी नो कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ जो चार्ज फॉर एयर है डेप्रिसिएशन का वो जाना चाहिए, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1490 से आनी चाहिए थी, ना कि आपने पूरी उसकी उठा के अब तक की तमाम टोटल डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड कर दी। आगे फिर कहता है प्री पेमेंट ऑफ 1160 फॉर प्रॉपर्टी रेंटल पेड एट 31st March 2017 had been incorrectly under in the books of account as an accrual। कहता है प्री पेमेंट को तुमने क्या ट्रीट कर लिया, अक्रूवल ट्रीट कर लिया। अगर प्री पेमेंट को तुमने अक्रूवल ट्रीट कर लिया है तो इस बात का मतलब समझ रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रेंटल पेड जिसको आपको प्री पेमेंट के अमाउंट से माइनस कराना था 1160 से, आपने उसको 1160 से प्लस कराया हुआ है। बिकॉज एज वी नो कि भाई अक्रूवल क्या होता है, जो पेड वाली अमाउंट होती है उसके अंदर अक्रूवल ऐड हो जाता है। आपने अक्रूवल ऐड करा के अमाउंट लिख दी है, जबकि आपको तो प्रीपेमेंट माइनस करानी थी। तो होना क्या चाहिए था, बीइंग अ प्रीपेमेंट आपको 1160 माइनस कराना चाहिए था, आपने 1160 ऐड करा लिया है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप पहला 1160 जब माइनस कराओगे तो ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाओगे, और दूसरा 1160 जब माइनस कराओगे तो जो एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी आफ्टर डिडक्टिंग द प्री पेमेंट वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जिसको मैं अगर अदर वर्ड्स के अंदर कहूं, क्योंकि आपने माइनस कराना था और आपने प्लस करा लिया है, तो अब आपको डबल अमाउंट से ये जो प्रॉपर्टी रेंटल पेड है इसको क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा। तो सर 1160 प्री मल्टीप्लाई पेमेंट बाय 2 दैट वुड। प्री पेमेंट के एरर्स यूजुअली इस तरह ही आते हैं ना, कि अक्रूवल को कर देते हैं गलती से और फिर उसे डबल माइनस कर नहीं, देते अब मंथ्स वाले भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने मंथ्स वाला किया था कि भाई एक पेमेंट है जो कि आपने 6 महीने के लिए की थी, उसमें से 2 महीने अकाउंटिंग ईयर के बाहर लाई कर रहे हैं, तो फिर वो भी हम निकालते हैं। हैं कि कितने कितने की पेमेंट जो है अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए करी है। इनफैक्ट दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एडजस्टमेंट जो कि प्री पेमेंट अक्रूवल के लिए आती है। देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने अच्छा। बात करी कि भाई डबल अमाउंट से अब ये डिडक्ट होगा विच विल बी 2320। एडजस्टमेंट 4 पे आते हैं। A customer owing gross 1250 had been declared bankrupt. This debt should have been written off in these accounts but no entry has been made। यानी कि बैड डेट 1250 से बढ़ा दो और ट्रेड रिसीवेबल को 1250 से कम कर देंगे। फिर उसके बाद मांगता क्या है, मांगता है प्रिपेयर द करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। तो हम करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले आ जाएगा आपका सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास कितना गिवन था, 96,520 गिवन था, लेकिन 4,000 सेल और रिटर्न बेसिस की वाली एडजस्टमेंट की वजह से माइनस होगा। तो 96,520 माइनस 4,000, 96,520 माइनस 4,000। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू शो योर ब्रेकिंग, मैंने आपको बताया इवन आप चाहे प्लस माइनस ही क्यों ना करा रहे हो, दिस विल गिव यू 92,520। कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखिएगा। माइनस सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो माइनस हो जाएगी, लेस रिटर्न इनवर्ड्स विच इज सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न हमारे पास थी, रिटर्न इनवर्ड्स वाज गिवन अस आज, ये रही 1240। 1240 यहाँ माइनस हो जाएगा। 92,520 माइनस 1240 दैट विल बी 91,520, 91,480, 91,280, 91,280, and then I'll subtract less cost of sales, less cost of goods sold या cost of sales। cost of sales के अंदर सबसे पहले I'll record the opening inventory। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल 2016 वाली है, कितनी 21,640। 21,640। परचेजेस इसके अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। परचेजेस हमारे पास गिवन है कितने की, 38,950 की परचेजेस गिवन है, तो वो ऐड हो जाएंगी। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही ऐसी हेडिंग होती है और होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नॉर्मली द अदर हेडिंग जिसका आप पहले हेडिंग डालते हैं। इवन एक्सपेंसेस की भी हेडिंग ऐसी होती है ना, आप लेस एक्सपेंसेस करके सारे पहले एक्सपेंसेस लिखते हो फिर एंड में उसका टोटल लिखते हो जो एक्सपेंसेस का टोटल होता है। तो परचेजेस ऐड होने के बाद जो है आपके पास रिटर्न आउटपुट्स भी था ना, ये रहा बिल्कुल रिटर्न आउटपुट्स भी था। परचेज रिटर्न 440 का वो माइनस हो जाएगा, 440 माइनस विच विल बी रिटर्न आउटपुट्स लेस रिटर्न आउटवर्ड्स। और तो कोई कैरेज इनवर्ट भी है बल्कि, हाँ कैरेज इनवर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैरेज इनवर्ट 1240 से ऐड हो जाएगा।
आफ्टर राइटिंग कैरेज इनवर्ड्स हम इन सबको 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताएं क्या आ रहा है टोटल। सर कैरिज आउटवर्ड्स नहीं था कोई? कैरेज आउटपुट्स था, बट वो तो बेटा एक्सपेंस में जाएगा ना अगर है भी तो। ओ अच्छा। इनवर्ड्स का ताल्लुक सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स से होता है। हाँ। क्या अमाउंट आ रही है मेरे पास? 61,390। 61,390 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ गिवन थी 23,400, लेकिन उसके अंदर 2500 प्लस हो रहा था। तो 23,400, 23,900, 25,900 वुड बी द अमाउंट। 25,900 यहाँ डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी आपने मुझे फिगर बताई है 61,390, इसमें से 25,900 माइनस कर दो, बताएं क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ रही है फाइनल। 35,490। 35,490। जी। 35,490। ये तुम आशर अपने पास करा रहे हो एट सब्ट्रैक्ट, नहीं करा रहे हो? करा रहा हूँ कर। अच्छा, ये जो मैंने कैरेज डाला ये कौन सा वाला डाला है? कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स तो गिवन ही नहीं है ना, कैरेज आउटवर्ड गिवन था जो कि एज एक्सपेंस जाएगा। मैंने कैरेज इनवर्ड में क्या डाल दिया उठा के? 1240। अच्छा, ये मैंने रिटर्न इनवर्ड्स को जो है ना वो कैरेज इनवर्ड समझ के डाल दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस 1240 शुड नॉट बी देयर। ये 1240 इधर नहीं जाएगा। तो इसका टोटल जरा दोबारा निकालना है, क्योंकि वो रिटर्न इनवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड नहीं है। रिटर्न इनवर्ड्स ऑलरेडी ऊपर जहाँ जाना था वहाँ जा चुका है। बताएं क्या टोटल आ रहा है इसका। 60,150। 60,150 में से 25,900 माइनस करा लें। 34,250। और नेट से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करा लें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 57,030। 57,030। एंड इनमें से अब हम सारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या करा लेंगे, माइनस करा लेंगे, लेस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस एक एक करके हम सारे अपने रिकॉर्ड करते जाएंगे, स्टार्टिंग विद। सबसे पहले तो कैरेज आउटवर्ड 1,090 इधर आना नहीं, इधर आएगा 1090 कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद आई विल हैव प्रॉपर्टी रेंटल पेड, लेकिन ये कितना है, 16,240 माइनस 2,320। 16 रेंटल एक्सपेंस लिख देते हैं। रेंटल क्या था, एक्चुअल अमाउंट पेड 16,240, 16,240 माइनस सर टू थ्री टू कैरिज जीरो आउटवर्ड्स गुड्स को डिलीवर करने के लिए नहीं होती? नहीं नहीं, वो तो गुड्स को डिलीवर करने के लिए कस्टमर के पास, तो कस्टमर के पास है तो इट्स एन एक्सपेंस। अगर अपने ऑफिस में मंगवा रहा हूँ, अपनी दुकान पे मंगवा रहा हूँ फैक्ट्री से, तो दैट वुड बी कैरेज इनवर्ड विच वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रेंटल आपका हो जाएगा कितना, 14। रेंटल की अमाउंट बताएं क्या आ रही है, 16,240 माइनस 2,320। 13,920। 13,920। आफ्टर रेंटल हमारे पास क्या है भाई, रिटर्न इनवर्ड्स हो चुका है, ड्राइंग जाती नहीं है। हीटिंग एंड लाइटिंग अब मैंने आपको बताया कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज चली जाएगी। 1940 की हीटिंग एंड लाइटिंग है। सर इन देन तीन को इसी एक तरीके साथ से लिख हमारे सकते हैं क्या, पास, कोई चेंज? नहीं 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 नहीं, एक्सपेंसेस अलग अलग। 2060 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। क्योंकि अगर चेंज नहीं है तो इस पे शायद मार्क नहीं होगा ना। मार्क नहीं है लेकिन लिखना अलग अलग है। जनरल ओ अच्छा। एक्सपेंसेस 6690।
फिर हमारे पास नीचे भी एक आया था एडजस्टमेंट के अंदर था, ये फोर्थ वाली एडजस्टमेंट के अंदर बेड डेट हमें रिकॉर्ड करना था 1250 का। और डेप्रिसिएशन इधर इन्होंने एक्यूमुलेटेड दे दी थी, जो कि गलत है, हमने बात कही थी जो उसने चार्ज फॉर ईयर बताया 1490, सिर्फ वो डेप्रिसिएशन जो है इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, तो 1490 डेप्रिसिएशन हो जाएगी। एक्सपेंसेस का टोटल करें, बताएं क्या आ रहा है। 28,440। 28,440, और इसको जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली फिगर है उससे माइनस करा दें। 28,590। 28,590 इज योर करेक्टेड प्रॉफिट फॉर ईयर। आप उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ, उसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ जो है वो बैलेंसेस हमें देता है। अक्रूवल्स कहता है 1960 के हैं, बैंक लोन है 8,580 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल के स्टार्टिंग डेट पे बता दिया, शॉप फिटिंग्स की कॉस्ट एंडिंग अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा तब बता दी, प्री पेमेंट्स हमें बता दी कितने के हैं, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल बता दिया, और फिर कहता है नो एडजस्टमेंट had been made to any of these balances in respect of errors discovered in the income statement notes 1 to 4 on page 2। तो कहता है कि ये अभी तक जो आपकी एडजस्टमेंट्स है इनको आपने अभी तक एडजस्ट नहीं करवाया है। रॉस इंट्रोड्यूस कैपिटल 3,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑन 31 मार्च 2017। कहता है कि फिर रॉस ने बीच में 3,000 का फर्दर नया कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करा और इसको भी अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका बैंक की जो अमाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तो वो बेहतर हो जाएगा, 2610 से प्लस 3,000 अगर आप कराओगे तो वो ओवरड्राफ्ट से निकल के जो है वो करंट एसेट में बदल जाएगा, और आपके आप जो कैपिटल है उसको भी इंक्रीज होते हुए दिखाओगे। तो लेट्स से जो हम कैपिटल की स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर ईयर लेस ड्राइंग, तो उसके अंदर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको भी हम अलग से शो करेंगे। और फिर आगे कहता है 1/2 ऑफ द बैंक लोन इज रीपेबल इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, द रिमाइंडर इज ड्यू फॉर रीपेमेंट आफ्टर दैट डेट। तो ये वही कल वाली एडजस्टमेंट है जो हमने कही थी कि भाई आपका आधा जो लोन है, आपका टोटल लोन है 8,580 का, उसका आधा जो बनता है, जो भी वन हाफ जो भी लोन बनता है 8,580 का 1/2 करके हम निकाल लेंगे। कहते हैं कि ये लोन जो है आपने पे करना है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो उसका जो 1/2 वाला पार्ट है उसको मैं एसओएफपी के अंदर एज ए करंट लायबिलिटी शो करूंगा, और जो रिमाइंडर 1/2 वाला पार्ट है वो हमारे पास एज ए नॉन करंट लायबिलिटी ही पड़ा रहेगा। तो सर हम जो बना कैपिटल देते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ है उससे हम ऐड न्यू कैपिटल लिख सकते हाँ, हम ये इसी तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस करके ही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। हैं? अच्छा, ऐड न्यू कैपिटल लिख सकते हैं ना? हाँ, सॉर्ट ऑफ एक ही बात है, कैपिटल इंट्रोड्यूस इज द बेटर वर्ड, न्यू कैपिटल से बेहतर है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सही वर्ड्स है। की जहाँ तक बात है। ये जी एसओएफपी के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स का सेक्शन। नॉन करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर हमारे पास एक ही नॉन करंट एसेट था, वो था शॉप फिटिंग। वो शॉपिंग की कॉस्ट उसने बता दी 11,930। तो मैं चाहूँ तो कॉस्ट नेटवर्क वैल्यू और वो भी कर सकता हूँ। एक तरीका ये भी है कि मैं कॉस्ट ऑफ लेट्स से ये लिखूँ, कॉस्ट ऑफ क्या था एसेट, शॉप फिटिंग, कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स, उसको मैं लिख दूँ लेट्स से हमारे पास गिवन है कितने की 11,930, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँ डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स, जो कि ऊपर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में गिवन थी टोटल, कि भाई पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना था, आज 31 मार्च क्लोजिंग डेट पे 3,320। तो उसको मैं यहाँ नीचे लिख दूँ 3,320।
और दोनों को माइनस करा के नेट बुक वैल्यू सीधा यहाँ रिकॉर्ड कर दूँ, तो 930 माइनस 3320 बताएं क्या सर ये होगा। ओपनिंग नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा ये। बेटा क्लोजिंग डेट है ना, जो हाँ, डेप्रिसिएशन उसने काफी आपकी आवाज क्लियर लैग लिखा कर हुआ रही है है। 8/31 मार्च 2017। हाँ, क्या क्या। डेप्रिसिएशन की जहाँ तक बात है तो डेप्रिसिएशन के लिए उसने काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओ 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग डेट की डेप्रिसिएशन गिवन है। और नीचे पर सही उसने एडजस्टमेंट में और क्लियर कर दिया था कि जो चार्ज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सही है। तो माइनस करके बताएं क्या आ रहा है आपके पास। 8610। 11,930 ठीक है जनाब। तो ये नॉन करंट एसेट का टोटल हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें पता है हमारे पास कितने की गिवन थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 की 25,000 नौकरी आ गई। सर आपकी आवाज बहुत अटक प्लस अटक के आ हमारे रही पास है। पता नहीं यार, अभी तो सही चल रहा था अभी क्लास के इससे पहले। खैर हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास गिवन है 12870 के, ठीक है। और इसमें से जो कहता है कि ऊपर जो उसने बात कही है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे उसने कहा था नो एडजस्टमेंट्स हैड बीन मेड टू एनी ऑफ दीज बैलेंसेस। तो ऊपर ऐसी दो एडजस्टमेंट थी जो कि ट्रेड रिसीवेबल को इम्पैक्ट कर रही थी। पहली वाली एडजस्टमेंट के अंदर भी कि अब आप अपनी सेल्स को कम करोगे तो आपका ट्रेड रिसीवेबल भी 4000 से कम होगा। तो यहाँ पे आपका ट्रेड रिसीवेबल अगर 12870 का है तो ये 4000 से कम होगा, क्योंकि सेल रेट और रिटर्न बेसिस पे आपने गुड्स को रिकॉर्ड किया था, तो आपने सेल्स डेबिट ट्रेड सेल्स क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर दिया होगा। लेकिन क्योंकि आपको गलत आपने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपको अलाउ ही नहीं है, आप तब तक सेल और रिटर्न बेसिस को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक कस्टमर आपको खुद से कंफर्म ना कर दे। तो जब आप इसको एडजस्ट करोगे, ठीक करोगे, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल इसकी वजह से कम होंगे। इसी तरीके से बेड डेट जो 1250 का था उसकी एंट्री भी जब आप करोगे तो आपके ट्रेड रिसीवेबल फर्दर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये दो चीजें थी जो कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। तो आप 12,870 माइनस 4,000 माइनस 1,250 करें तो बताएं क्या आंसर आ रहा है। 7600। क्या आ रहा है? 7600 और 7,600। 1250। एक सेकंड। 7620। अच्छा, revenue includes goods sale or return basis to a customer uh, who has not yet accepted the goods. The goods costing 2,500 had been invoiced 25 $4,000 ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, फिर इसको माइनस होना तो चाहिए। No adjustment have been made to any of these balances in respect of whether this अच्छा यार, आप डाउट आ रहा है ना, मसला यहाँ पे आ रहा है तो ये नहीं बोला हुआ कि क्रेडिट कस्टमर था या नहीं था। तो इस वजह से ट्रेड रिसीवेबल को मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पिछली एडजस्टमेंट जो हमने करी है उसके अंदर बड़ा क्लियरली एविडेंट था, उसने कहा हुआ था सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर और सेल और रिटर्न बेसिस। यहाँ पे उसने सिर्फ कस्टमर बोला हुआ है, तो लेट इट बी। हम इसको फिर ये 4000 को यहाँ पे माइनस नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कस्टमर अगर बोला हुआ होता सवाल में, जैसे कल वाला सवाल अगर आप जाके रिकॉल करो क्वेश्चन 2 जो हमने किया था, तो उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई क्रेडिट कस्टमर को बेचा है। तो हमने फिर जब उसको ठीक किया था एडजस्टमेंट को, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में से उसको भी माइनस कराया था। सर तो ट्वेल्व फिलहाल फिफ्टी अभी कहाँ हमसे से है। बेड डेट जो है वो माइनस कर रहे हैं। ये तो बेड डेट है जो आपका एडजस्टमेंट 4 में हुआ था। ओके। 1250 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट वाली एडजस्टमेंट से 1250 ट्रेड रिसीवेबल से माइनस हो रहा है। तो 12,870 बताएं क्या आ रहा है। 11620। 12,870 माइनस 11,620, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए। कोई पीबीटी है नहीं, वरना पीबीटी भी हम माइनस करा देते। इसके अलावा अलबत्ता आपके पास एडजस्टमेंट जो वहां पे गिवन थी, एडजस्टमेंट नंबर 3, उसमें प्री पेमेंट एक थी 1160 की। प्री पेमेंट जो करंट एसेट, तो वो करंट एसेट के अंदर आएगा, 1160 की प्री पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास और कुछ चीज गिवन है क्या? हाँ,
जो मैंने यहाँ पे आपसे बात करी थी कि भाई वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट था, लेकिन क्योंकि 3,000 उसने कैपिटल बैंक में करवा दिया फर्दर, तो अब ये -2610 प्लस 3,000 करो तो ये बस 390 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे अब बैंक की फिगर, क्योंकि अब ये एसेट बन चुका है, पॉजिटिव फिगर जो होती है बैंक की वो करंट एसेट में आती है, तो वो करंट एसेट में आ जाएगा। इसका टोटल बताएं क्या आ रहा है करंट एसेट्स का। 39,100। 39,100। और इसके अंदर जो है आप नॉन करंट एसेट की भी टोटल को ऐड कर लो। 8610 ना। हाँ 86 को ऐड कर लो। 47,710। 47,710। हाँ। हमजा जो करंट एसेट्स है 39,070 है। 79,000 क्या है? 39,070। 39,070 है ये कह रहे हो? हम्म। अच्छा, इधर इसने बल्कि एक प्रीपेमेंट यहाँ भी दी हुई है। ओके ओके ओके, एक प्रीपेमेंट यहाँ भी 2080 की दी हुई है। तो प्रीपेमेंट से एक ऊपर वाली एडजस्टमेंट में गिवन थी, एक नीचे वाली एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो मैं दोनों प्रीपेमेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा। एक तो 1160 की प्रीपेमेंट मैं दिखा भी देता हूँ। पहले 1160 की प्रीपेमेंट ये वाली गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 3 ओवर हियर। यहाँ पे उसने कहा हुआ है प्रीपेमेंट ऑफ 1160 फॉर प्रॉपर्टी रेंटल, वो एग्जिस्ट कर रही है। फिर नीचे भी प्रीपेमेंट अलग से गिवन है 2080 की। तो जरा 2080 प्लस 1160 करें और बताएं क्या आ रहा है। 2080 प्लस 1160। जी बताइए, 2080 प्लस 1160। 3240। 3240, और इन चारों अमाउंट्स को ऐड कर लें तो आपके पास करंट एसेट का टोटल आ फोर्टी जाएगा। वन थाउजेंड वन फिफ्टी 41,150। और उसके हम्म। अंदर आप नॉन करंट एसेट का भी टोटल ऐड कर ले तो यू विल गेट टोटल एसेट्स क्या आ रहा है। 49,760। 49,000 एसेट्स। नाउ विल मेक द इक्विटी सेक्शन। इक्विटी सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऊपर गिवन था कितने का? हम्म, पीछे गिवन, ये रहा आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है जनाब 10,950 का। तो ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले आ जाएगा आपका 10,950। फिर आपने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट फॉर ईयर आपका ऐड हो जाएगा जो आपने कैलकुलेट किया था। प्रॉफिट फॉर ईयर हमने कैलकुलेट किया था 8590, तो वो ऐड हो जाएगा। 28,590 ऐड हो गया। फिर इसी तरीके से न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल इंट्रोड्यूस भी जो है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितने का इंट्रोड्यूस हुआ था? 3,000 का इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर ड्राइंग्स भी गिवन थी हमारे पास। ड्राइंग्स ऊपर इनकम स्टेटमेंट वाली जगह हाँ। गिवन थी। देख रहे हो कितना उसने घुमा फिरा के दिया हुआ है। बच्चे को जिसको सही फॉर्मेट याद होगा वही करेगा। अब अगर कोई बच्चा ये देख देख के फॉर्मेट बना रहा होगा कि यार अच्छा ड्राइंग नहीं है छोड़ दो, तो उसको याद ही कि ऊपर ड्राइंग गिवन है भाई, ड्राइंग भी नहीं है। तो ड्राइंग्स आपके पास यहाँ उसने एक्सपेंस में डाल दी थी उठा के, कितने की? 8,600 की। तो वो यहाँ 8,600 की ड्राइंग्स माइनस होंगी। सर कोई एक्सपेंसेस में नई चीजें भी आ सकती है ना कभी लेस भी, ड्राइंग्स कर दें। इनकम स्टेटमेंट में। क्या मतलब? मतलब जो भी एक्सपेंस वो दिखाएं हाँ वो हमें मतलब ऐड करने चाहिए। नॉर्मली तो वही है जो आपको पता ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। जी तो बताइए क्या आ रहा है। ड्राइंग को माइनस करा दें और फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो बताएं क्या क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ रहा है हमारे पास। इन चारों फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करा दें, यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल। 33,940। 33,940 क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास सिर्फ एक लोन था, बैंक लोन। और बैंक लोन भी आधा, क्योंकि आधा हमें विद इन वन अकाउंटिंग ईयर पे करना है। तो बैंक लोन टोटल है 8,580 का। इसका हाफ मैं निकालूं तो दैट वुड बी अराउंड लाइक 4,200 एंड क्या होगा? 4,200 ही होगा ना। 4,200 वॉट बताओ।
165 4290. चेक करो 4290 है। ओके ठीक है, ओके 4290 आपका हम्म नॉन करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन आ जाएगा। अच्छा सिंगल है तो इसको मैं डायरेक्टली टोटल वाले ही कॉलम में लिख लूंगा 4290। एंड देन वी हैव गॉट द करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी बैंक लोन आएगा, क्योंकि आधा पोर्शन जो मुझे विद इन वन अकाउंटिंग ईयर पे करना है वो आपका इधर ही आएगा, 4290 बैंक लोन के ही नाम से आएगा। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास अक्रूवल है 1960 का वो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो अक्रूवल डाल देते हैं 1960 का। और अक्रूवल्स के बाद और क्या चीज़ें जा सकती है? बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म क्यों हो गया था? ट्रेड ट्रेड क्योंकि बेटा 3000 का उसने बैंक में इंट्रोड्यूस करा दिया था ना, 2610 आपका ओवरड्राफ्ट था, फिर 3000 जब उसने बैंक में इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट से कन्वर्ट होके एसेट बन गया, और उसको हमने करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, अच्छा। बैंक लोन के बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स गिवन है। ट्रेड पेबल्स हमारे पास गिवन थे, और कितने के गिवन है ट्रेड पेबल्स? ट्रेड पेबल्स है हमारे पास कोई 6440 के, कैसे रिलेटेड कोई वो दी हुई एडजस्टमेंट? ट्रेड पेबल्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज 6440 आ जाएगा। 6440 आ गया। बैंक लोन हमने रिकॉर्ड कर दिया है। उसके अलावा क्या बचा? उसके अलावा अक्रूवल्स बचा। अक्रूवल्स कितने के जाएंगे जनाब? अक्रूवल्स हैं आपके पास यहाँ गिवन 1960 के अक्रूवल्स गिवन है, ऊपर तो कोई अक्रूवल्स नहीं थे। अच्छा हाँ, उसने कहा था कि 1960 के अंदर आपने 1160 की प्री पेमेंट को भी एज अक्रूवल ट्रीट किया हुआ था ना एडजस्टमेंट 3 के अंदर। प्री पेमेंट ऑफ 1160 फॉर प्रॉपर्टी रेंटल पेड हार्ड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन अक्रूवल। यानी कि इसका मतलब ये कि यहाँ जो अक्रूवल रिटर्न है इसके अंदर वो 1160 इंक्लूडेड है, जिसको मैं माइनस कराऊंगा। तो 1960 माइनस 1160 करूंगा तो मेरे पास अक्रूवल बचेगा 800 का, जो कि यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी का टोटल बताएं क्या आ रहा है? करंट लाइबिलिटी का टोटल 11530. 11530। और फिर ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, बैंक नॉन लोन भी करंट ऐड होगा लाइबिलिटी ना और इसमें? करंट लाइबिलिटी तीनों का। क्या? वो बैंक लोन भी ऐड होगा ना, नॉन करंट लायबिलिटी? फाइनल वाला जो अब मैं लिखूंगा ना, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर अच्छा, हाँ उसमें बिल्कुल हाँ। आपका कैपिटल भी इंक्लूड होगा, और नॉन करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी भी। तो तीनों का टोटल बताएं क्या आ रहा 49760. 49,760। है? 49,760। और टोटल एसेट्स का भी टोटल मेरे 49,760 था, विच मीन्स मेरी पूरी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ भी ठीक बनी है। फिर आगे पार्ट सी के अंदर कहता है एट प्रेजेंट रॉस डज नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि हमने ऊपर सर, देखा भी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं दोबारा की। से बता सकते हैं, एडवा 800 कितना है क्लोज? 800 है अक्रूवल। क्योंकि वो उसने ऊपर बैलेंस दिया हुआ था यहाँ अक्रूवल्स का 1960। और जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट थी ना, क्योंकि वो उसने नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर वाली एडजस्टमेंट भी एडजस्ट हुई नहीं है, तो यहाँ एडजस्टमेंट हाँ, 3 के अंदर उसने कहा था कि भाई 1160 की एक जो प्री पेमेंट है आप उसको अक्रूवल ट्रीट करके बैठे हो। इसका मतलब जो नीचे 1960 का जो बैलेंस है अक्रूवल का, उसके अंदर ये 1160 की प्री पेमेंट भी एज ऐड अक्रूवल होगा। इंक्लूड हुई हुई है। तो मैंने उसको खत्म कर दिया, 1160 को माइनस कर दिया, तो सही है। 1960 माइनस 1160 आई गॉट ए रिटर्न रेट। फिर पार्ट सी के अंदर कहता है कि भाई वो अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज नहीं कर रहा है। एडवाइस रॉस वेदर और नॉट ही शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जस्टिफाई और आंसर। तो भाई वी नो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। You have to write the two accounting concept which supports the idea of charging the provision for doubtful debt, which is the prudence concept and the matching concept. तो हम यहाँ पे लिखेंगे as per prudence concept, as per prudence concept, expected सर, losses। इसमें कोई भी प्रोविजन कैलकुलेट नहीं करना पड़ा? नहीं ना, are हम्म। to be recorded, are to be recorded as soon as they are expected, and PBD is also an expected loss, and PBD is also an expected loss. Moreover, as per matching concept या accrual जो सा चाहूँ बोल सकता हूँ, moreover as per matching concept, as per matching concept,
incomes of one accounting year are to be matched with expenses of same accounting year. With expenses of same accounting. तो ये आपका जो है, जब आपने एडजस्ट पूरा बता दिया तो आपके जो फाइनल थ्योरी के 4 मार्क्स है जो कि हम पीवीटी के अंदर बहुत सी दफ़ा कर चुके हैं वो भी कंप्लीट हो गए।